IND24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हो सकते की सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर, तो चलिए करते हैं शुरुआत। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण भारत के विकास के लिए संकल्पित है और यही वजह है कि 2014 के बाद देश के गांव की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उधर कांग्रेस पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकारों में ग्रामीण विकास की बुनियाद रखी, मोदी उस पर दीवार खड़ी कर श्रेय ले रहे हैं। ग्रामोत्थान को लेकर हो रही सियासत पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ये कहावत सही हो या ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की सत्ता जरूर गांव से तय होती। वजह है देश की 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है। जिसने गांव साध ली उसकी सियासत सध गई। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने बीजेपी को एक मंत्र दे दिया है कि गांव साधो सब सध जाएगा। पीएम मोदी का ये ताजा बयान तो यही इंगित करता है। दिल्ली की भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण भारत के विकास के लिए संकल्पित है। यही वजह है कि 2014 के बाद देश के गांव की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। साथियों, आज जब मैं इन सफलताओं को देखता हूं तो ये भी सोचता हूं कि ये सारे काम पहले की सरकारों के समय भी तो हो सकते थे। मोदी का इंतजार करना पड़ा क्या? पीएम मोदी ने इस मौके पर जातिगत जनगणना की मांग उठाकर एसटी, एससी और ओबीसी को साधने की कोशिश कर रहे विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने गांव के साथ ही इन्हें भी बिसरा दिया। देश में सबसे ज्यादा एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, समाज के तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में ही अपना गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान ग्रामीण विकास की अपनी योजनाएं गिनाते हुए ये भी बताया कि 2014 के पहले और बाद में गांव में कितना अंतर आया है। 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए। पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। उधर कांग्रेस पीएम मोदी के इन दावों को हवा में उड़ा रही है। कांग्रेस का कहना है कि गांव ही नहीं पूरे देश के विकास की नींव कांग्रेस ने रखी थी। पीएम मोदी अब उस पर अपनी इमारत बना रहे हैं। कांग्रेस का ये भी दावा है कि मनमोहन सरकार में ग्रामीण विकास की जो योजनाएं बनी वो आज फलीभूत होती दिख रही है। इनसे गांव बदल रहे हैं, जिसका श्रेय मोदी सरकार ले रही है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे 2005 में। उन्होंने पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए जो योजना शुरू करी थी, अगर आप उस योजना को देखें तो निश्चित रूप से 2005 के बाद जो ग्रामों का विकास हुआ है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में जो केंद्र सरकार से सभी राज्यों को पैसा गया, उस योजना से ग्रामीण में विकास शुरू हुआ गाँवों में, तो निश्चित रूप से आज गाँवों में अंतर दिखना स्वाभाविक है। खैर, कांग्रेस के पलटवार से इतर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की कई योजनाओं ने
ग्रामीण भारत के विकास में बड़ा योगदान दिया। इसके साथ ही गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी बदला है। अब जब कांग्रेस जातिगत जनगणना, जातिगत आरक्षण की मांग, किसानों की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, तो पीएम मोदी का गांव साधने का ये मंत्र कितना असर करता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सियासत में इन दिनों विपक्ष के पास बापू, अंबेडकर और मोदी का सहारा है। 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान की रक्षा के नाम पर लड़ा गया। दुहाई दी गई कि भाजपा की 400 सीटें आई तो संविधान बदल जाएगा। और संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद फिर पूरा विपक्ष संविधान संविधान चिल्लाने लगा है। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। जैसे हारे को हरी नाम है, वैसे ही इन दिनों सियासत में विपक्ष के पास बापू, अंबेडकर और मोदी का सहारा है। 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान की रक्षा के नाम पर लड़ा गया। दुहाई दी गई कि भाजपा की 400 सीटें आई तो संविधान बदल जाएगा। और संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद फिर पूरा विपक्ष संविधान संविधान चिल्लाने लगा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। विपक्ष ने इस बयान को लेकर मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो 2 नए देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान और राष्ट्रीय संविधान बचाओ पद यात्रा। इनमें पहली यात्रा का आगाज कर्नाटक की बेलगामी से हो गया है, जो 25 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में समाप्त होगी। इससे ठीक अगले दिन महू से ही राष्ट्रीय संविधान बचाओ पदयात्रा शुरू होगी, जो अगले 1 साल तक पूरे देश में भ्रमण करेगी। इस दौरान हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां आयोजित होंगी। इन दोनों यात्राओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार लोगों में मिश्रा जैसे व्यक्ति ने संसद में जिस तरह उनका अपमान किया है, वो अपमान बाबा साहब के साथ साथ इस देश के करोड़ों दलित वर्ग का है, आदिवासी वर्ग का है। जिस व्यक्ति के कारण आज देश के अंदर संविधान की रचना हुई, जिससे संविधान से देश चल रहा है, उसके आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं, तो उसका एक विरोध है प्रदेश में। इस संबंध में जय भीम जय संविधान के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। एक बड़ा कार्यक्रम 25 तारीख को महू में होना है, जिसमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी आएंगे और सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी कांग्रेस ने भीम और संविधान दोनों की धज्जियां उड़ाने का काम किया। जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जीवित थे, तब उनके अपमान, भेदभाव, उपेक्षा करते रहे कि जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी चैत्यभूमि को उन्होंने किसी प्रकार से स्मारक बनाना तो दूर, वहां की बिजली तक काटने का काम उन्होंने किया। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, संवैधानिक संस्थाओं को बलाई ताक पर रखने का काम कांग्रेस सरकारों में करती आई है। इनसे इनका कोई संबंध कतई कभी रहा नहीं। अच्छा है ये यात्रा के बहाने इनके जिस प्रकार के कर्म रहे हैं वो उजागर होंगे। कांग्रेस की इन दोनों यात्राओं के नायक राहुल गांधी ही होंगे, जो अपनी पिछली 2 देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर संविधान और आरक्षण पर खतरे से लोगों को आगाह कर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वो जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर भी जनमत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखना ये है कि कांग्रेस और व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को इसका कितना फायदा मिलता है और वो मोदी सरकार और भाजपा को कितनी चुनौती दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एक बार फिर मंदिरों की मुक्ति का विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा से मस्जिदें हटाने की बात हो रही थी, लेकिन विवाद संभल से लेकर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक पहुंच गया। और इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोके? ये वही नारा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सियासत में फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर रथ यात्रा शुरू की, तो ऐसा माहौल बना कि देश हिंदुत्वमय हो गया। इसी माहौल ने संसद में 2 सीटों वाली भाजपा को केंद्र की सरकार तक पहुंचा दिया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन एक बार फिर मंदिरों की मुक्ति का विवाद शुरू हो चुका है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा से मस्जिदें हटाने की बात हो रही थी, लेकिन विवाद संभल से लेकर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक पहुंच गया। हिंदू संगठन इन्हें प्राचीन मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग कर रहे हैं। इस मांग के बाद संभल में बवाल हो गया और इसमें 5 लोगों की जान चली गई।
संभल की हिंसा के बाद सियासत में तनातनी है। विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। उसका कहना है कि इन विवादों के पीछे बीजेपी है, जो एक बार फिर मंदिर मस्जिद विवाद को हवा दे रही है। विपक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दे रहा है, जिसमें धर्म स्थलों के 1947 के पहले के स्वरूप को हर हाल में बहाल रखने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी के नेता मस्जिदों के सर्वे को ऐतिहासिक सच जानने और गुलामी के प्रतीक मिटाने की कोशिश करार दे रहे हैं। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। उधर इस मामले को लेकर हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राय से विरोधाभास की स्थिति बन गई है। संघ प्रमुख इस तरह के विवादों को अनावश्यक मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब ऐसे विवादों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ है। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? संघ प्रमुख के इस बयान पर भाजपा ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन हिंदू संगठनों को नागवार गुजर रही है। वो संघ प्रमुख के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है कि जहाँ भी हमारे मंदिर हैं वो खोजे जाने चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, आप काबा को खोद के देख लो सऊदी अरब में जाके, वहाँ भी आपको नीचे काबा के नीचे मंदिर ही मिलना है। मंदिर हमारे क्यों नहीं मिलने चाहिए? मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी है। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है। इन हालातों में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मस्जिदों के सर्वे की मांग के पीछे कौन है? क्या 2024 में लगे झटके के बाद बीजेपी हिंदुत्व के मूल ट्रैक पर लौट रही है? शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज इसके समर्थन में हैं और पीएम मोदी ने मौन साध रखा है। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी का ये नजरिया है, वो मस्जिदों के सर्वे को मौन समर्थन दे रही है, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके विरोध में क्यों है? क्या बीजेपी और संघ के बीच विरोधाभास की स्थिति बन गई है? और अगर ऐसी स्थिति है तो आगे क्या होगा? इन्हीं बातों पर कांग्रेस तंज कस रही है। ये जो है संघ और भाजपा जो है ये कई तरह से नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। उसी तरह की ये बात है। भाजपा जिस आरएसएस के इतने बड़े नेता को जब गंभीरता से नहीं ले रही, वो लगातार खुदाइयाँ चालू हैं और ये सारी चीजें चालू हैं, तो इस पर कोई टिप्पणी का औचित्य क्या है? ये नूरा कुश्ती है कि हम विरोध करते रहेंगे, तुम काम करते रहना। पटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद भगवा कैंप से ये नारा उछला, जिसने बीजेपी को फिर एक बार ताकत दी। हरियाणा, महाराष्ट्र में फिर भाजपा का जादू चल गया। एक बार फिर साफ हो गया कि भाजपा को सत्ता के शीर्ष पर बने रहना है तो उसे उग्र हिंदुत्व के रास्ते पर ही चलना होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी उग्र हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ती है या संघ प्रमुख की नसीहत मानकर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश में एक बार फिर चुनावी घमासान मचने जा रहा है और इसमें दिल्ली का चुनावी शोर अभी से पूरे देश में सुनाई पड़ रहा है। ये शोर फ्री बीज यानी कि रेवड़ी कल्चर को लेकर है। दरअसल दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने ऐसे कई ऐलान कर दिए हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन रहे हैं और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर चुनावी घमासान मचने जा रहा है। जल्द ही दिल्ली और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें दिल्ली का चुनाव शोर अभी से पूरे देश में सुनाई पड़ रहा है। ये शोर फ्रीबीज यानी कि रेवड़ी कल्चर को लेकर है। दरअसल दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने ऐसे कई ऐलान कर दिए हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन रहे हैं। आपकी रेवड़ी, महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का फ्री इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, पुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000 सैलरी। अपने इस ऐलान के बाद केजरीवाल न केवल भाजपा बल्कि इंडी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। उनके ऊपर फ्रीबीज योजनाओं के नाम पर जनता से ठगी और सरकारी धन के बंदरबाट के आरोप हैं। 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई न कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए,
जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। हालांकि जो बीजेपी और कांग्रेस फ्रीबीज पर दिल्ली में केजरीवाल को घेर रही हैं, उन्होंने खुद इसी के नाम पर दूसरे राज्यों में सरकारें बनाई। ये बात दिगर है कि इनके चलते ये राज्य लोक कल्याण के बड़े बड़े दावों के बीच खुशहाली से बदहाली की ओर बढ़ रहे हैं। मसलन एमपी में लाडली बहना का बोझ, बजट का बड़ा हिस्सा लाडली बहना योजना में खर्च। लाडली बहना योजना में 5 साल में खर्च होंगे 1 लाख करोड़। लाडली बहना योजना के चलते 33 विभागों के 73 से ज्यादा योजनाओं पर रोक। यही हाल देश के दूसरे राज्यों का है। फ्रीबीज पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने वाली कांग्रेस शासित राज्यों के तो और बुरे हाल हैं। कर्ज के बोझ में कर्नाटक, फ्री की योजनाओं पर खप रहे सालाना 62,000 करोड़। कुल बजट का करीब 20% है फ्रीबीज पर खर्च। बीजेपी सरकार ने पेश किया था रेवेन्यू सरप्लस बजट। लगातार घाटे में जा रहा कर्नाटक सरकार का बजट। कांग्रेस शासित एक राज्य हिमाचल प्रदेश के तो और बुरे हाल हैं। कंगाल हो गया हिमाचल प्रदेश। प्रति व्यक्ति के सिर पर 1,17,000 रुपए का कर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार पर 87,000 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ। साल भर का बजट हिमाचल प्रदेश का 58,444 करोड़ रुपए है। 20,000 करोड़ रुपए सालाना तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम का खर्च। 1,500 रुपए महीना महिलाओं को देने में सालाना खर्च 800 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपया फ्री बिजली की सब्सिडी में सरकारी खर्च। मुख्यमंत्री और मंत्री को अपना ही वेतन भत्ता छोड़ना पड़ रहा है। कुल मिलाकर रेवड़ी बांटकर चुनाव जीतने और इसके बाद आर्थिक बदहाली बढ़ाने में कोई किसी से पीछे नहीं है, लेकिन सारे दल दोष दूसरे को ही दे रहे हैं। भारत के संविधान में वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रावधान है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपनी संकीर्ण मानसिकता और लॉलीपॉप की राजनीति करते हैं, इसलिए लगातार इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार के लुभावने वादे देने का काम करते हैं। लेकिन जिस योजना की प्रोडक्टिविटी सरकार को और समाज को ना हो, वो निश्चित तौर पर फ्री की रेवड़ी कहलाती है और इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश क्यों नहीं है? ये रेवड़ी नहीं है, इसको कहते हैं पॉलिसीज ऑफ इंक्लूसिवनेस। मनरेगा क्या था? मनरेगा लेकर आए हम, जो है भोजन का अधिकार लेकर आई कांग्रेस पार्टी। ये सारी जो है नीतियां वो थी जिन्होंने इस देश को बचाया। इसको जो लोग रेवड़ी बोलते हैं वो अर्थशास्त्र को भी नहीं समझते, देश की आत्मा को भी नहीं समझते और जो है केवल राग गाते रहते हैं। आज इस देश का जो है आप संविधान पढ़िए, वो देश जो है वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर किसका? जनता का, जिसके पैसे से जो है टैक्स लेते हो। बढ़ते रेवड़ी कल्चर पर लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि चुनाव से पहले की अवधि के दौरान सियासी दलों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले उपहारों के वादे करने पर रोक लगाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं। लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव ये बता रहा है कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दल इस मामले को लेकर कितने गंभीर है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई लोक लुभावन वादा नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। इसके बाद भी सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन कोई भी इस कल्चर से बाज नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। धर्म परिवर्तन या कहें मतांतरण की समस्या छत्तीसगढ़ में चर्चा का एक प्रमुख विषय है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां धर्मांतरण के खिलाफ कानून को प्राथमिकता देने की मांग उठी, तो वहीं दूसरी ओर सियासत की मार राजनीतिक गलियारों में ऐसी पड़ी कि नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधने में देरी नहीं की। देखिए रिपोर्ट। सरकार की प्रायोरिटी है, हमारे मुख्यमंत्री जी इसको सीरियसली ले रहे हैं, पर इसको प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। ये गंभीर मामला है धर्मांतरण का, जितना जल्द हो सके इस कानून को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि कन्वर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, इससे सभी लोगों को नुकसान हो रहा है। धर्मांतरण के माध्यम से मतांतरण हो रहा है, मतांतरण से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जितना जल्दी हो सके सख्त कानून बने धर्मांतरण के विरुद्ध, ये हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में दूसरे धर्मों में परिवर्तित हुए लोगों की घर वापसी करवाने में जुदेव परिवार का नाम आगे रहा। धर्मांतरण के खिलाफ जुदेव परिवार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप जुदेव जल्द जशपुर से रायपुर पदयात्रा करेंगे। प्रबल प्रताप जुदेव ने धर्मांतरण को एक बड़ी समस्या करार दिया। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी बदल रही है,
डीलिस्टिंग और धर्मांतरण के खिलाफ सशक्त कानून की आवश्यकता है। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का कहना है कि सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है। धर्मांतरण एक चिंता का विषय है। सरकार जल्द एक ठोस कदम उठाने वाली है। धर्मांतरण के लिए कानून का उपयोग पहले से हो रहा है। आने वाले समय में मजबूती से कानून बने, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए जो बातें हैं उनको लेकर लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है धर्मांतरण, उसको लेकर भी ठोस कदम हमारी सरकार उठाने वाली है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लगाने की चर्चा तो हो ही रही है, मगर सियासत उससे एक कदम आगे चल रही है। सियासी गलियारों में नेताओं के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि भाजपा हिंदू धर्मांतरण मंदिर का मुद्दा उठाती है, जो मौलिक जरूरत नहीं है। यह इनकी वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा है। वहीं कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि जो सनातनी है वो हमेशा सनातन रक्षा की बात करेंगे। जिनके विचारों में ही सनातन द्रोह रचा बसा है, उन्हें तो हर सनातनी बात पर बुराई ही नजर आएगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को, मंदिर को, धर्मांतरण को, जो हमारे मौलिक विकास से जुड़े हुए विषय नहीं है, इसको हमेशा उठाते रहती है, सिर्फ वोट बैंक के दृष्टिकोण से लेकर के। और ये जो घर वापसी की भी बातें हैं, ये लगभग ये चुनावी एजेंडा ही है, वोट बैंक का ही एजेंडा है इनका। घर वापसी का जो कार्यक्रम चलाते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि हर आदमी धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, अपने धर्म को मानना चाहिए और दूसरे धर्म का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जो धर्मांतरित करते हैं ये पूरी तरह से गलत है। प्रबल प्रताप सिंह जी का जो ये मुहिम है अच्छा है, ये उनकी घटिया मानसिकता है। सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन को मानते हैं और अपने सनातन धर्म की रक्षा हर व्यक्ति को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए धर्मांतरण एक गंभीर विषय है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे नक्सलवाद का सफाया करने की एक डेडलाइन तय की गई है, वैसे ही सरकार को धर्मांतरण पर एक तय समय सीमा के तहत काम करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार ऐसा कर पाती है या नहीं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समय पर नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव नहीं हो पाएगा, इसलिए राज्य सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात को स्वीकारा है कि चुनाव टलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा डिले जरूर हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान के बाद से सियासी आग भड़क चुकी है। प्रशासकों की नियुक्ति होने पर कांग्रेस इसे अलोकतांत्रिक करार दे रही है। नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति और इस पर उठ रहे सवालों पर देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 नगर निगम में प्रशासक बैठा दिए हैं। निर्वाचित परिषद का कार्यकाल खत्म होने की वजह से ये नियुक्तियां की गई है और अब कलेक्टर नगर निगमों की प्रशासनिक व्यवस्था संभालेंगे। 29 साल बाद छत्तीसगढ़ में एक ऐसा दौर आया जब सरकार को प्रशासक नियुक्त करने की जरूरत पड़ी है। वजह है राज्य सरकार की तैयारियां स्थानीय चुनाव को लेकर पूरी है, मगर आरक्षण प्रक्रिया और अन्य कारणों से चुनाव में देरी हो रही है। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आने के बाद राजनीति में गर्माहट आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से डर गई है, इसीलिए वो चुनाव करने की बजाय प्रशासकों की नियुक्ति कर रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाजपा प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करती। चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार, चुनाव से डर रही है। ये स्थानीय चुनाव नहीं करा पा रही सरकार, तो इससे स्पष्ट है कि संविधान को मानते नहीं है और गलत ढंग से विधानसभा में बहुमत के बल पर उसको 6 महीना आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर लिया। ये असंवैधानिक कृत्य इस सरकार ने किया है और अब प्रशासक बिठा रहे हैं। 1 महीने बाद पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वहाँ भी पंचायत सचिव लोग बैठेंगे, वहाँ भी प्रशासक बैठेगा। माना यह जाता है कि प्रशासक की नियुक्ति के बाद निकायों के विकास कार्यों में तेजी आती। देखना होगा कि प्रशासकों के निगम की जिम्मेदारी संभालने के बाद विकास कार्यों को कितनी गति मिलती है और इसके साथ ही इस पर सियासत कितना आगे बढ़ती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की सियासत में करप्शन हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और एक बार फिर इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कथित शराब घोटाले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसके दायरे में आ गए। लखमा के घर पर ईडी के रेड में उनके इस घोटाले में शामिल होने की ठोस सबूत मिलने का दावा किया जा रहा और ईडी उनसे कड़ी पूछताछ भी की। इस बीच लखमा ने इमोशन कार्ड खेल दिया। लखमा ने कहा कि गरीब और निर्दोष आदमी को परेशान किया जा रहा, जो परेशान कर रहा ऊपर वाला उसे छोड़ेगा नहीं। सरकार जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है। जब तक सांस रहेगी वो बस्तर की आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस भी लखमा के खिलाफ राजनीतिक साजिश के आरोप लगा रही है, तो भाजपा कह रही है कि जब कवासी लखमा ने कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा। एक गरीब आदिवासी को फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये सरकार डबल इंजन का सरकार हर राजनीति कारण मेरे को फंसाने का काम कर रहा है, आदिवासी का आवाज उठाने के लिए। मैं गरीब लोग का आवाज जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा और बस्तर का आवाज उठाऊंगा। मैं सीधा साधा आदमी, एक निर्दोष आदमी हूँ। एक गरीब आदमी को जो भी परेशान करेगा उसको ऊपर वाला छोड़ेगा भी। लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे। अब विधानसभा में भी लखमा जी अच्छा बोलते हैं, सच्चे आदिवासी की तरह आदिवासियों की आवाज उठाते हैं। प्रदेश के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आवाज विधानसभा में उठाते हैं। निश्चित रूप से वे एक अच्छे वक्ता भी हैं। चुनाव के वक्त इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की साजिश है। केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो भी स्थिति है ईडी की जानकारी, जो जानकारी चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। IND 24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।